नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार एजुकेन में आपका स्वागत करता हूं। हमारा एजुकेन में जो प्रयास है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा, हमने एक सीरीज शुरू की है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम टॉपर्स को इंटरव्यू करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे और जो तैयारी करने वाले हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक गाइडेंस का एक रोड मैप तैयार होगा इससे, और एक कंटिन्यू मोटिवेशन का सोर्स मिलेगा। तो इसी सीरीज़ में आज हमारा दूसरा इंटरव्यू है और आज जो पर्सनैलिटी हैं, जो शख्स हैं, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। हम दोनों का बैकग्राउंड काफ़ी मिलता जुलता है। हम दोनों ने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और मतलब इस चीज़ के कारण हम दोनों की काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग है। और मैं बताना चाहूँगा, दिनेश साहू जी हैं और इन्होंने 2020 की पीएससी में 41 रैंक लाकर जो है नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किया है। इसके पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय से प्रयत्न कर रहे थे दिनेश ने लगभग 5 बार इंटरव्यू फेस किया है और इस बार इन्होंने फाइनली जो है पद हासिल किया है। तो दिनेश का इंटरव्यू मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बीच कई लोग ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जो है होप लूज़ कर जाते हैं। लेकिन कंटिन्यू आपको जो है होप रखना है, फेथ रखना है, खुद पर विश्वास रखना है, अंत में जो है पिक्चर अच्छी बनती है। तो दिनेश से आज बात करते हैं। दिनेश, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। तो बताइए कैसा फील है अब सिलेक्शन लेने के बाद सर? हाँ, सबसे पहले तो मैं संग्राम सर और एडुकैन की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मंच और प्लेटफॉर्म दिया कि इतने सालों में हमने जो कुछ सीखा, हमारा जो अनुभव रहा, वो हम जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अपने अनुभव को साझा कर सकें। तो उसके लिए थैंक यू सर। और जहाँ तक रिजल्ट के बाद का जो टाइम है, तो काफ़ी सुखद परिणाम रहा, क्योंकि इतने सालों के बाद आप जब मेहनत करो और बार बार फेलियर आपके हाथ लगे और उसके बाद आप सफल हो और एक अच्छा पद आपको मिले, तो उसका एक अनुभव काफ़ी अच्छा होता है। तो रिजल्ट के बाद एक सपना पूरा होने जैसा एक अनुभव रहा, क्योंकि ये सपने सिर्फ मैंने नहीं देखा था, मेरे परिवार और मुझसे जुड़े हुए लोग उन्होंने भी देखा था। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और जैसे कि 4 साल से मैं एक दूसरे पद में सेवारत हूँ, तो उस दरमियान भी मैं अपने अधिकारियों से जब मिलना होता था, तो वो भी एक मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत था। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के बाद काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। तो जैसे कि बताया दिनेश सर ने कि ऑलरेडी कार्यरत है, मैं बताना चाहूँगा दिनेश जी अमीन पटवारी के पद पर अभी कार्य कर रहे हैं। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी जॉब प्लस एग्ज़ाम की तैयारी और पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती थी? मतलब कंटिन्यू आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से इंटरव्यू भी दे रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी मुश्किल रहता है कि आप जॉब भी करें और साथ में तैयारी करें और उसके बाद अपने फैमिली भी मैनेज करें। लेकिन जो एक टारगेट हमने सेट किया था, उसको पाने के लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है जी। जैसे मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं एटलीस्ट दिन में 5 घंटे निकालूँ पढ़ाई करने के लिए। तो उसमें जैसे ऑफिस जाने से पहले सुबह 3 घंटे और शाम को जब ऑफिस से आए तो उसके बाद 2 घंटे, तो वो मैं अपना एक टारगेट कंटिन्यू पूरा करता था। और उसके बाद जो 7 डे होता था संडे, तो उस दिन मैं जो 6 दिन की पढ़ाई है जी उसको मैं एक बार रिवाइज करता था और उस दिन फैमिली को भी टाइम देता था। जी तो मेरा ये स्ट्रेटजी था कि जॉब और फैमिली, मतलब लक्ष्य अगर क्लियर है तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर, मैं और पूछना चाहूँगा, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपका कैसा बैकग्राउंड रहा, क्या क्या आपने पढ़ा है, कहाँ से रहे हैं? मेरा नाम दिनेश कुमार साहू है और मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो सुरगी से किया है, जो राजनांदगांव का एक छोटा सा गांव है। और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बिलासपुर से किया है। और वहीं से थोड़ा सा सिविल सर्विस के प्रति मेरा झुकाव आया, क्योंकि बिलासपुर एक पीएससी तैयारी के लिए हब माना जाता है। लेकिन कॉलेज में मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैंने सोचा कि एक बार प्राइवेट जॉब भी ट्राई किया जाए। तो मैंने बेंगलोर और दिल्ली में ऑलमोस्ट 1.5 साल जॉब किया। लेकिन वहाँ पे जॉब करते करते वो एक जो कॉलेज के टाइम जो एक फील था कि सिविल सेवा की तैयारी की जाए, तो वो कहीं निकल नहीं पाया मन से। तो फिर मैंने वो प्राइवेट जॉब छोड़ा और उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की और यह मेरा 5वां प्रयास था और इंटरव्यू भी 5वां था। तो इस बार मुझे नायब तहसीलदार का पद प्राप्त हुआ है। तो सर, इसमें मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आपकी स्कूलिंग हुई है, तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बिल्कुल एक रोल मॉडल सेट हो सकते हैं। तो इस बारे में आप बताना चाहेंगे कि अगर एक दूर दराज का अगर स्टूडेंट है ना,
अगर उसको किस तरीके से प्रोत्साहन मिल सकता है इस चीज़ से? देखिए, अगर आज के डेट में कंपेयर किया जाए, मतलब 5 साल पहले की बात है, तो काफ़ी मुश्किल होता था कि आप एक गांव में रह के, मतलब रिमोट एरिया में रह के आप इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, क्योंकि वहाँ पे गांव पे आपको सबसे पहले तक माहौल नहीं रहता और ऐसे लोग नहीं मिलते कि आप जी। उनसे सीख सके, उनके बारे में पूछ सके। जी, जी। लेकिन वही है कि अगर आपने कुछ चीज़ लक्ष्य आपने जी, सोचा है तो जी। रास्ते निकल जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है सर। इसी में मैं आगे पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे फेलियर्स आए, आपका 5वां इंटरव्यू था, Yes, sir. तो वो एक ड्राइव कंटिन्यू वापस से हर रिजल्ट के बाद जो खुद को समेट के वापस से भिड़ना है, वापस तैयारी करना है, वो कैसे होता था सर? जब मैंने 2016 से जब मैंने पीएससी देने स्टार्ट किया, तो अभी पद मिलने तक मैं 4 बार फेल हुआ और जी। मैंने उस फेल को एक्सेप्ट किया। हाँ, थोड़ी निराशा जरूर होती है कि आप जब प्री क्लियर करो, मेंस क्लियर करो, इंटरव्यू पे जाओ, उसके बाद भी आपको कुछ पोस्ट ना मिले, तो निराशा होती थी। लेकिन उनमें एक पॉजिटिव चीज़ ये होता था कि हर बार मेरे मार्क्स बढ़ते थे अच्छा, और मेरे रैंक में इम्प्रूवमेंट आता था। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे पे लिया जी, जी। कि अगर मैं कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूँ तो मेरे परफॉर्मेंस में एक सुधार हो रहा है। जी, जी। और उसके साथ साथ मेरा एक मंत्र था कि अगर कोई खिलाड़ी मैदान में है जी, तो या तो जीतेगा या हारेगा, जी। लेकिन अगर वो मैदान छोड़ देगा तो जी। सिर्फ हारेगा। अरे, बहुत अच्छी बात है सर। तो मैंने वो सोच के अपना यह जो प्रयास है और जो तैयारी है उसको लगातार जारी रखा, जी, और जो फेलियर है उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और जो गलतियाँ होती थी उसको मैं हर साल में उस पर सुधार करता सुधारते था। हैं, बहुत अच्छी बात है। सर मेरा एक और, जैसे कि आपने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में आपने जॉब किया है, तो प्राइवेट सेक्टर में जनरली जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर का, स्पेशली सिविल सर्विसेज का झुकाव रहता है, लेकिन तैयारी करने में डर लगता है। मतलब लोग एक जो सेफ्टी मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर से, हाँ जॉब है, पैसे आ रहे हैं, वो छोड़ के रिस्क लेना, मतलब आप उस पर क्या बोलेंगे? हाँ, ये एक रिस्क का विषय तो है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब में जा चुके होते हैं और अगर आपने ऑलमोस्ट 1 ईयर भी आपने उस जॉब में दे दिया जी सर। तो फिर से वापस आना रिस्क होता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इसमें सबसे बड़ा रोल फैमिली का होता है। जी, अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे वो जॉब छोड़ना है और सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो उस चीज़ में अगर फैमिली अगर आपके सपोर्ट में है जी। तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो जाती जी, है। जी। तो जैसे मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले मैंने अपने परिवार, माँ और पापा को मैंने ये जी, चीज़ जी। बताई। तो मेरे घर वाले एक बार में तैयार हो गए जी। कि आप कि तुमने जो सोचा है वो सही है। जी, जी। तो वहाँ से फिर मैंने जो रिस्क फैक्टर था जी। कि मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी जो फाइनेंशियली मैं थोड़ा स्टेबल हो चुका हूँ, जी। तो मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, या फिर तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा टेंशन मेरे को जी। फ्री था, क्योंकि घर वाले बैक सपोर्ट में थे। जी, जी। तो और कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों को करने से पहले सारी चीज़ों पर एनालिसिस करनी चाहिए, जी, सही बात। क्योंकि हर स्टूडेंट की जो समय और परिस्थिति समान नहीं होती। जी, जी। मतलब मैं कहना चाहूँगा, सम ऑफ की रिस्क भी लें तो प्लान वे में लें, हाँ, प्लान में पहले है ना? तो आपको ज़रूर उसमें सफलता प्राप्त होगी। इसी में मैं आगे बताना चाहूँगा कि जब मैंने डिसाइड किया जॉब छोड़ने का, उसके बाद जब मैं जॉब छोड़ के पहले अपने गांव आया, तो थोड़ा सा एक रिलैक्स मूड में था मैं कि अब आगे थोड़ा गैप लेके तैयारी किया जाए। तो उस बीच में दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा घूमना ये हुआ, तो इस बीच में पापा ने काफ़ी डांटा मुझे कि जब तुम कुछ चीज़ सोच के आए हो लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हें भटके भटके लग रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा अनबन हुई थी पापा के साथ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं करनी है सिविल सर्विस की तैयारी, क्योंकि ऐसा लगा कि बार बार फैमिली और कई लोगों के प्रेशर आएंगे। जी। तो फिर मैंने कई जो कंपनी में मैंने रिज्यूम डाला, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी अटेंड किया, और फाइनली मेरा बैंगलोर में फिर सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। और मैं फिर दुर्ग गया रेलवे स्टेशन, जी। और उस टाइम 12 बजे 2 ट्रेन थी। जी। एक बैंगलोर के लिए थी 12 बजे और एक बिलासपुर के लिए थी निजामुद्दीन ट्रेन। जी। तो वहाँ पे एटलीस्ट मैंने आधा घंटा बहुत सोचा कि बैंगलोर जाऊँ कि बिलासपुर जाऊँ, बैंगलोर जाऊँ कि बिलासपुर जाऊँ। फिर फाइनली मैं बिलासपुर के ट्रेन में बैठा, जी। बिलासपुर पहुँचा। उसके बाद मैंने घर वालों को कॉल किया कि मैं बैंगलोर नहीं गया, मतलब था मेरे साथ। जी, जी। नहीं, नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी है सर। और मतलब ये, मतलब मैं पिक्चराइज कर सकता हूँ कि आदमी अगर सही समय पे सही निर्णय लेना कितना महत्व कर रहता है। इसी में मेरा आगे और क्वेश्चन है कि आप प्री और मेंस की तैयारी को कैसा देखते हैं? मतलब इंटीग्रेटेड है कि कई लोग, जैसे आजकल मैं
तैयारी करते हैं तो लोग प्री की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगर प्री निकलेगा तब मेंस की तैयारी करते हैं, तो नहीं, आपका क्या मानना है इसमें? मेरा मानना है कि प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी को साथ में लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पीएससी के एक सत्र की बात करूं तो सत्र जो है वो जुलाई से, मैं मानता हूं कि जुलाई से एक सत्र चालू होता है पढ़ने का। तो मेरा जो प्लान था, मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने प्री और मेंस को लेके चलता था जी। और ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ता था जो प्री और मेंस में कॉमन हो। तो उसमें मेरा ये रहता था कि मैं सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एटलीस्ट 1 घंटे रिटर्न प्रैक्टिस करूं मेंस के अकॉर्डिंग और 1 घंटे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूं। जी। तो मैं 4 महीने वैसा लेके चलता था। उसके बाद प्री के जस्ट पहले 2 से 3 महीने जी। फुल प्री डेडिकेटेड पढ़ाई करता था, जी। जिसमें जो फैक्ट नॉलेज है जी। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, ये मेरा जी। मेन फोकस रहता था। जी। जी। और इंटरव्यू की तैयारी भी है साथ में, इसलिए कंपलसरी मानता हूँ क्योंकि ऐसा देखा जाए तो प्री और मेंस का सिलेबस डिसाइड रहता है, जी। लेकिन इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं रहता। सिलेबस नहीं, तो 2 चरणों में अगर सबसे टफ चरण माना जाए तो इंटरव्यू है। जी सर। तो अगर मेंस के बाद, अगर रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में काफ़ी कम टाइम मिलता है, तो उस टाइम इंटरव्यू की पूरी तैयारी नहीं हो पाती। सही बात है। तो हमें प्री के टाइम से ही जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो इंटरव्यू का भी उसमें कुछ हमको ऐड करना जी। चाहिए और उसकी तैयारी हमको शुरू से करनी चाहिए। जी। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना के इस तैयारी को की जा सकती है। बहुत सही बात है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ज़रूरी है। तो इसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप क्या ग्रुप डिस्कशन, दोस्तों से बात, नए मुद्दों पर डिस्कस करना, पॉइंट ऑफ व्यू जानना? बिल्कुल, जैसे इंटरव्यू में मेन अप्रोच होता है कि जो करेंट्स मुद्दे हैं जी। और आपका वे ऑफ टॉकिंग, जी। आपकी पर्सनालिटी, आपके व्यू। जी। तो जनरली हमारे 1-2 दोस्त हैं, तो हम किसी मुद्दे पे डिस्कशन करते थे। जी। हम अपने व्यू शेयर करते थे, स्पेशली जो समस्याएं हैं। जी। जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाए, जी। जी। लेकिन उससे आपकी जो व्यूज हैं वो क्लियर होती हैं, सोचने की सोचने की क्षमता बढ़ती है। जी। तो वो हम कभी हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार हम लोग ऐसा करते थे। जी। तो मतलब ग्रुप का महत्व काफी है, काफी महत्वपूर्ण है। जी। मैं अपने एक दोस्त का नाम लेना चाहूंगा, जी। भारतीय मिश्रा जी हैं, जो बिलासपुर में भी तैयारी कर रहे हैं पीएससी के। जी। तो हम लोग का ऐसा है कि कोई एक दिन ऐसा मिस ना होता होगा जी। जिसमें हमारी बात ना होती हो। बात को कभी 5 मिनट बात होती है तो कभी घंटों बात होती है। अच्छा। लेकिन मेन हमारा फोकस स्टडी से लेके डिस्कशन रहता था, जी। क्योंकि हमने प्राइवेट जॉब भी साथ में स्टार्ट की थी अच्छा। और हमने सिविल सेवा की तैयारी भी साथ में की है। जी। तो एक ग्रुप डिस्कशन मेरा मेनली भारतीय मिश्रा जी के साथ होता है। अच्छा, तो मतलब इसी में मैं आगे पूछूंगा कि मार्गदर्शक और ग्रुप का क्या क्या महत्व है आपके हिसाब से? जैसे ग्रुप का जो महत्व है उसमें ये होता है कि अगर ग्रुप में आपके 2 से 3-4 मेंबर हैं तो उन सारे मेंबर्स के आपके व्यू मिलते हैं, जी। आप अपना व्यू शेयर करते हो। कई आंसर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को बताने से ही मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, याद होता है और एक पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है ग्रुप से। तो ग्रुप तो काफ़ी जरूरी है। और मार्गदर्शक है जो आपका हो सकता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मार्गदर्शक हो, आपके सीनियर्स हो या फिर कोई ऑफिसर्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो मार्गदर्शक का रोल भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब आप इस फील्ड पे नए आते हैं तो आपको क्या पढ़ना है ये तो पता होता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये पता नहीं होता। तो ये आपको एक मार्गदर्शक ही बताएगा। और मैं मानता हूँ कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लिए हो तो किसी न किसी मार्गदर्शक से आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां होती जो हमें नहीं पता होती लेकिन उनको पता होती है। बहुत अच्छी बात बोली कि एक मार्गदर्शक ही है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और मार्केट में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन कौन सा चुनना है और कम समय में कितना अच्छा पढ़ना है एक मार्गदर्शक ही आपको बता सकता है। सर, इसी में मैं पूछना चाहूँगा कि आप मेंस में किन सब्जेक्ट्स पर मतलब ज़्यादा फोकस देते हैं या कि कौन से सब्जेक्ट गेम चेंजर हो सकते हैं? जैसे 2018 के बाद से जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें वैसे 7 पेपर काफ़ी बैलेंस हैं और 7 पेपर में एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि पेपर 1 लैंग्वेज, पेपर 2 ऐसे और पेपर 4 साइंस, इसमें एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मतलब इसमें ऐसा है कि आप जितना इनपुट दोगे तो उतना आउटपुट आपको मिल सकता है। कुछ पेपर ऐसे हैं जैसे पेपर 3 है और पेपर 6 है, उसमें पेपर 7 है, उसमें थोड़े एवरेज मार्किंग होते हैं। लेकिन ये जो पेपर है पेपर 1, 2 और 4, इसमें स्कोर किया जा सकता है। तो मेरा फोकस इन तीनों पेपर में था। हालांकि पेपर 2 में मैं अपने अंकों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन ये 3 पेपर काफ़ी गेम चेंजिंग हो सकते हैं। अच्छी बात है। और आंसर राइटिंग के लिए आप कैसा, जैसे आप रोज करते ही थे, आपने बताया पहले समय निकाल के, इसके अलावा ऐसे राइटिंग के लिए आपने किस तरीके की योजना की थी सर?
एसे राइटिंग का ऐसा था कि जब आप जुलाई से अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उस एक साल में जो भी मुद्दे आते थे उसको पहले आप नोट करिए, और उससे जो भी डाटा होते थे, जी जो भी डाटा करंट में चल रहे हैं, किसी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि उसमें हमारे जो सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है जी कि वर्तमान स्थिति, आपके सुझाव, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट नोट बनाया जा सकता है। जी आप उसको वीकली भी कर सकते हैं कि एक हफ्ते में आप 2 दिन टॉपिक कर लें, जी तो आपका मेंस आते आते तक आपके पास बहुत सारे टॉपिक हो जाते बन हैं। जाएंगे। तो एक ओवरव्यू जो आपको डाटा जो आपके पास कलेक्ट हो जाता है, जिसको आप ऐसे में यूज कर जी, सकते जी। हैं। तो शॉर्ट वे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं दिनेश जी ने, जैसे प्री और मेंस की कैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच, साथ में ऐसे लिखने के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी अप्रोच बताई कि आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई दिनेश जी ने कि प्री और मेंस की कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी की जा सकती है, 4 महीने जैसे उन्होंने बताया कि निकालते थे। साथ में ऐसे का इम्पोर्टेंटली कि कोई भी करंट मुद्दा आ रहा है उस पर अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर रेडी करे जा सकते हैं। अब इसी में मैं अब लास्ट क्वेश्चन अपना पूछना चाहूँगा दिनेश जी से कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसा जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं, एक डिमोटिवेशन वाला फेज आता है कि छोड़ दो अब नहीं हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू लगे रहें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि अगर कोई एस्पिरेंट्स ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो सफलता जरूर उनको मिलेगी। हो सकता है किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, लेकिन आपके द्वारा अर्जित ज्ञान कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर दिलाएगी। क्योंकि हमें इस क्षेत्र में अगर हमने एक सपना देखा है तो उसे पूरा करना है, और जब तक पूरा ना हो हमको मेहनत करना है। तो सबसे मुख्य चीज़ है कि हमको लगन, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ हमको इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी होगी और सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात बताई दिनेश जी ने, मतलब जब तक सफलता नहीं मिल रही है तो डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है, आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। एक मैंने बहुत पहले एक शायद किसी IAS या IPS का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके विषय में कि जब इमरती बन गए हो तो फिर चाशनी में डूब कर ही निकलो। तो लगे रहिए। दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद एडुकेन के मंच पर आकर अपने व्यूज शेयर करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये एस्पिरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्हें शेयर की हैं। थैंक यू दिनेश। तो एडुकेन और पूरी टीम को मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।